तेलंगाना में हाल ही में आयोजित एससी और कांस्टेबल प्रारंभिक परीक्षा के परिणाम जारी कर दिए गए। पुलिस भर्ती बोर्ड ने नतीजा घोषित कर दिया है। सिविल साइंस प्रारंभिक परीक्षा में 46.80%, सिविल कांस्टेबल प्रारंभिक परीक्षा में 31.40%, परिवहन कांस्टेबल परीक्षा में 44.80% और आबकारी कांस्टेबल परीक्षा में 43.65% परिणाम रहा। प्रारंभिक परीक्षा 7 अगस्त को पुलिस सिविल विभाग में 15.64 केंद्रों, आबकारी विभाग में 614, परिवहन विभाग में 36 और कांस्टेबल पदों के लिए 1601 केंद्रों पर हुई थी। तेलंगाना राज्य स्तरीय पुलिस भर्ती बोर्ड ने एसआई और कांस्टेबल पदों की लिखित परीक्षा के लिए कट ऑफ अंक संशोधित किए थे। मंत्री केटीआर ने कहा कि केसीआर की सरकार कारीगरों की सरकार है। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार ने राज्य में हथकरघा श्रमिकों के कल्याण के लिए कई कार्यक्रम चलाए हैं। मंत्री केटीआर ने रंगारेड्डी जिला तुर्की-अंजल नगर पालिका के मनेगुड़ा में आयोजित पद्मशाली आत्मीय सम्मेलन में भाग लिया। सीएम केसीआर हथकरघा मजदूरों की आंसू जानते हैं। मंत्री केटीआर ने कहा कि हथकरघा श्रमिकों का संयुक्त राज्य में जीवन यापन दुश्वार हो गया था। उन्होंने कहा कि केसीआर राज्य में हथकरघा श्रमिकों के विकास के लिए काम कर रहे। इन 8 वर्षों में हथकरघा श्रमिकों के लिए अब तक 5.72 करोड़ रुपए खर्च किए गए हैं। मंत्री ने कहा कि हथकरघा श्रमिकों के लिए चेनेता मित्र योजना लाई गई है। मुनगड़ उपचुनाव से पहले तेलंगाना की राजनीति में अप्रत्याशित घटनाक्रम हो रहे हैं। कुछ दिन पहले बीजेपी में शामिल हुए पूर्व विधायक स्वामी गौड़ और दासोजी श्रवण ने पार्टी को अलविदा कह दिया। अब एक और अहम नेता टीआरएस के पार्टी में लौट आए हैं। तेलंगाना आंदोलन के दौरान जेएसी संयोजक के रूप में अहम भूमिका निभाने वाले स्वामी गौड़ ने बीजेपी से इस्तीफा दे दिया है। बंडी संजय ने इस आशय का त्याग पत्र भेजा है। बाद में उन्होंने प्रगति भवन में सीएम केसीआर से मुलाकात की। इसके तुरंत बाद दासोजी श्रवण के साथ टीआरएस पार्टी में शामिल हो गए। मंत्री केटीआर ने उन्हें पार्टी अंगवस्त्र ओढ़कर पार्टी में आमंत्रित किया। स्वामी गौड़ ने बीजेपी पर तेलंगाना के लोगों की आकांक्षाओं का सम्मान नहीं करने का आरोप लगाया। आखिर में दोनों नेताओं की घर वापसी हुई है। केंद्रीय मंत्री प्रहलाद जोशी ने जेपी नड्डा की समाधि निर्माण की कड़ी निंदा की। प्रहलाद जोशी ने कहा कि टीआरएस कार्यकर्ताओं द्वारा बताया जाना चाहिए कि मुनगोडू लोगों के प्रति क्या मंशा है। प्रहलाद जोशी ने मांग की कि सीएम केसीआर जेपी नड्डा से माफी मांगे। प्रहलाद जोशी ने कहा कि केसीआर का परिवार तेलंगाना को लूट रहा है। पार्टी का नाम बदलकर तेलंगाना राम समिति करना चाहिए, बीआरएस नहीं। केसीआर अतीत में सैकड़ों करोड़ खर्च कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि तेलंगाना देश का सबसे भ्रष्ट राज्य है और केसीआर सिर्फ अपने परिवार के लिए काम कर रहे हैं। उन्होंने आलोचना की कि केसीआर और टीआरएस पार्टी के एमआईएम पार्टी के सामने आत्मसमर्पण कर दिया है। Culture of that party and its leader. It shows their mentality when they cannot face Bharatiya Janata Party politically, and the people have almost lost the confidence. This is the way and this is the level they have stooped to. I strongly condemn. If Mr. Rao has some sense, good sense, is still prevailing with him, he should apologize Shri Nadda. मुनगोडू में जेपी नड्डा की समाधि के निर्माण को लेकर प्रदेश भर के बीजेपी नेताओं में आक्रोश बना हुआ है। इसी पृष्ठभूमि में बीजेपी सांसद डॉक्टर लक्ष्मण और बीजेपी नेता रंगा किरण ने प्रेस मीट की। लक्ष्मण ने यह कहते हुए आक्रोश व्यक्त किया कि एक जीवित व्यक्ति को दफनाने की बात कहना टीआरएस के पतन की शुरुआत है। केसीआर जिन्होंने 80,000 किताबें पढ़ी है, उनके द्वारा इस तरह का घटिया बयान दिया जाना शर्मनाक है। केसीआर इतनी घटिया बातें कर रहे हैं तो पार्टी के वरिष्ठ नेता क्या कर रहे हैं? टीआरएस फ्लोरोसिस के नाम पर राजनीति कर रही है। उन्होंने कहा है कि दलित बंधु योजना की आड़ में दलितों को गुमराह किया जा रहा है। उनकी समस्याओं की ओर अनदेखी की जा रही है। मुनगोडू के लोगों को टीआरएस को दफनाना चाहिए। इससे पहले टीआरएस पार्टी के कार्यकर्ता मंत्री हरीश राव ने हैदराबाद में बैठक की। पता नहीं क्यों राजगोपाल रेड्डी ने इस्तीफा दिया और वह फिर से चुनाव क्यों लड़ रहे। मंत्री हरीश राव ने कहा कि यह इस्तीफा किसके फायदे के लिए था। चुनाव से राजगोपाल रेड्डी को एक व्यक्ति के रूप में फायदा होता है, लेकिन लोगों को नहीं। मंत्री हरीश राव ने कहा कि उन्हें अपने छोटी भाई को वोट देना चाहिए जो बीजेपी के सदस्य। फ्लोराइड की यह समस्या पिछले 70 वर्षों के शासकों की असफलता का उदाहरण रहा है। मंत्री हरीश राव ने कहा कि यह टीआरएस सरकार है जिसने मिशन भगीरथ के माध्यम से इस फ्लोराइड समस्या का स्थायी रूप से समाधान किया है।
शिक्षा मंत्री सबिता इंद्रा रेड्डी ने एलकेजी में पढ़ने वाली बच्ची के साथ यौन शोषण के मामले में बंजारा हिल्स डीएवी स्कूल की मान्यता रद्द करने का आदेश दिया है। हैदराबाद डीईओ को इस हद तक निर्देश जारी कर दिए गए हैं। डीईओ को अन्य स्कूलों में एडजस्ट करने की सलाह दी गई है ताकि वर्तमान में स्कूल में पढ़ने वाले छात्रों को परेशानी ना हो। इस मामले में डीईओ छात्रों ने अभिभावकों की शंकाओं को दूर करने के लिए जिम्मेदार है और उपयुक्त प्रणाली स्थापित करने का आदेश दिया। मंत्री ने अधिकारियों को इस तरह की घटनाओं को दोबारा होने से रोकने के लिए उपाय करने के निर्देश दिए। सरकार को सुरक्षा उपाय सुझाने के लिए एक कमेटी बनाई जा रही है। केंद्रीय चुनाव आयोग ने पूर्व रिटर्निंग ऑफिसर जगन्नाथ राव पर बिना प्राधिकार का चिन्ह लगाकर अपनी ड्यूटी निभाने में विफल रहने पर कार्रवाई करने का आदेश दिया है। राज्य के मुख्य निर्वाचन अधिकारी विकास राज ने इस संदर्भ में राज्य सरकार से जगन्नाथ राव के खिलाफ तत्काल कार्रवाई करने की सिफारिश की है। 300 लोगों को यादाद्री ले जाने और शपथ लेने के मामले में चुनाव आयोग ने शिकायत का जवाब दिया। उसने चुनाव आचार संहिता के उल्लंघन के लिए टीआरएस के खिलाफ मामला दर्ज करने का आदेश दिया। इसने आदेश दिया कि की गई लागत उम्मीदवार के खाते में जमा की जानी चाहिए। चोटपल एमआरओ को ईवीएम मतपत्र में नाव की जगह दूसरे चिन्ह को छपाने के लिए निलंबित कर दिया गया। गांधी भवन में नेताओं के बीच न सिर्फ बहस होती है बल्कि कई बार मजेदार सीन भी हो जाते हैं। राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा के रूट मैप पर कांग्रेस नेताओं ने गांधी भवन में बैठक आयोजित की। मतकाल में शुरू होने वाले राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा को लेकर समीक्षा बैठक हुई। योजना कैसे बने, पर्यटन क्षेत्रों में व्यवस्थाओं की समीक्षा की गई। इसी सिलसिले में गांधी भवन में रेवंत रेड्डी, कार्यकारी अध्यक्ष जग्गा रेड्डी ने मूंछों पर ताव दिया। इस मजेदार दृश्य में और भी मजेदार हुआ। तेलंगाना कांग्रेस के 2 शीर्ष नेताओं के बीच मजेदार मंजर देखने वाले की हंसी छूट गई। मुनगोडु निर्वाचन क्षेत्र के आरटीसी के कर्मचारियों ने समाख्या नेताओं आरटीसी के अध्यक्ष बाजी रेड्डी गोवर्धन रेड्डी के साथ समीक्षा की। भाकपा के राज्य सचिव कूनमनेनी ने संभाशिवराव को विभिन्न चर्चाओं का सारा समझाया। संघ नेताओं ने तीनों डीए बकाया सभी कर्मचारियों के लिए हड़ताल वेतन, जुलाई 2019 से सेवानिवृत्त लोगों के लिए भुगतान राशि, हिंदुओं, मुस्लिमों और ईसाइयों को अग्रिम, कोरोना के कारण त्योहारों के लिए स्थगित किए गए अग्रिम का मिलान करने का स्वागत किया। कूनमनेनी संभाशिवराव के साथ संघ के नेताओं ने खुशी व्यक्त की कि आरटीसी कार्यकर्ताओं की समस्याओं को आंशिक रूप से हल कर दिया गया है। उन्होंने शेष समस्याओं का तत्काल समाधान करने की अपील की। कूनमनेनी से मिलने वाली संघीय टीम में के राजा रेड्डी, एस बाबू, ई वेंकैया, वाई चारी, के यादయ్య, बी जगनमोहन रेड्डी, एस जगनमोहन रेड्डी, के रामदासु, बी गोपाल और अन्य ने भाग लिया। इस महीने की 23 तारीख को नारायणपेट जिले के मगताल में प्रवेश करने वाली राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा के मद्देनजर भारत जोड़ो यात्रा मोबिलाइजेशन कमेटी के चेयरमैन और एआईसीसी प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन कमेटी के चेयरमैन एलटी महेश्वर रेड्डी ने उन इलाकों का निरीक्षण किया जहां पदयात्रा हो रही है। जिला व स्थानीय नेताओं ने इन इलाकों का जायजा लिया जहां राहुल गांधी पहले दिन मगताल में चलेंगे। बाद में उन्होंने मरिकेल मंडल में कृष्णा ब्रिज चेकपोस्ट और कृषि बाजार रोड का निरीक्षण किया जहां पदयात्रा शुरू होती है। भारत जोड़ो यात्रा मीडिया कमेटी की अध्यक्ष कुसुमा कुमार ने कहा कि तेलंगाना में राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा का पूरे लोगों बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय मीडिया इस यात्रा की कवरेज में दिलचस्पी दिखा रहा है क्योंकि यात्रा में हैदराबाद एक अंतर्राष्ट्रीय स्तर का शहर है। कुसुमा कुमार ने कहा कि स्थानीय मीडिया के साथ साथ दुनिया भर से तेलंगाना आने वाली मीडिया के लिए पर्याप्त सुविधाओं का व्यवस्था की गई है। दिवाली के त्योहार की तरह मिठाई की दुकानों पर शहरवासियों की भीड़ लगी रहती है। इसी के साथ बंजारा हिल्स स्थित बर्फी डिलाइट स्वीट स्टोर तरह तरह के मुंह में पानी लाने वाली मिठाइयों से खरीदारों को आकर्षित कर रहा है। दिवाली के बारे में सबसे पहले जो चीज़ दिमाग में आती है वह मिठाई है। त्योहार के दिन रिश्तेदार और दोस्तों के साथ साथ व्यापारिक समूहों और उनके कर्मचारियों को मिठाई बांटने की प्रथा है। उन्होंने कहा कि मिठाइयाँ उनके घरों में खास होती है और इसी सिलसिले में शहर में मिठाई की दुकानों पर खरीदारी की भीड़ लगी रहती है। उन्होंने कहा कि दीपावली के त्यौहार के लिए तैयार मिठाइयों में सूखे मेवों का खास पहचान होती है। बर्फी डिलाइट के महाप्रबंधक अब्दुल खलील ने कहा कि सूखे मेवे आकर्षक बक्सों में चढ़ाए जाते हैं। अब हर तरह की मिठाइयों को टोकरी में रखने का चलन हो गया है। महाप्रबंधक अब्दुल खलील ने कहा कि विभिन्न मिश्रित सूखे मेवों के साथ
हम एक ग्रीटिंग कार्ड बनाते हैं और ग्राहक को देते हैं। इसलिए शहर के लोग अपनी पसंदीदा मिठाई खरीदने के लिए हमारी बर्फी की दुकान पर आते हैं। It's a brand which is definitely going to make a mark in the market. हम लोग we have come up with this very premium store of sweets, namkeen, dry fruits, chaat and very authentic food of a North Indian restaurant. So we are pure vegetarian, and the basic thing is why we are here today is because we are having a background of strong dairy business. We have our own dairy farming and we use our own milk. So that is our strength. And by using that milk, we are coming up with good quality of sweets. Our specialities include white khalakand, Ajmeri khalakand, Kaju barfi, Badam lauj, Pista lauj. There are almost more than 150 different varieties of sweets. प्रसाद ग्रुप के चेयरमैन डॉक्टर प्रसाद पेनुबागुला ने कहा कि ओशन इंटरनेशनल डेंटल अस्पताल अंतर्राष्ट्रीय मानकों की अत्याधुनिक सुविधाओं के साथ दक्षिण में अपनी सेवाओं का विस्तार करेगा। माधापुर के कावेरू हिल्स में स्थापित ओशन इंटरनेशनल डेंटल अस्पताल की सेवाएं शुरू कर दी गई है। उन्होंने समझाया कि उन्होंने हैदराबाद शहर में ओशन इंटरनेशनल के नाम से शुरुआत की है, जिसकी एपी में 3 शाखाएं हैं और आने वाले दिनों में वे बेंगलुरु, मुंबई, दिल्ली में सेवाएं प्रदान करेंगे। अध्यक्ष डॉक्टर प्रसाद ने बताया कि हम विभिन्न उन्नत विधियों से जैसे डेंटल सर्जरी, स्पेस मेंटेनर, लेजर डेंटिस्ट्री, इनविजिबल ब्रेसेस में चिकित्सा सेवाएं प्रदान कर रहे हैं। दांतों की देखभाल उतनी ही ज़रूरी है जितनी सुंदरता और सेहत की परवाह हर कोई करता है। ये आईआईएफ राष्ट्र समिति ने तेलंगाना में इंजीनियरिंग कॉलेजों की फीस बढ़ाने के सरकार के फैसले को तत्काल वापस लेने की मांग की। उन्होंने विरोध किया कि राज्य सरकार छात्रों को बढ़ी हुई फीस का भार वहन करे। हिमायतनगर वाई जंक्शन पर राज्य सरकार का प्रतीकात्मक पुतला फूंका गया। ये आईआईएफ के राज्य महासचिव के धर्मेंद्र और राज्य उपाध्यक्ष नेरलकांति श्रीकांत ने कहा कि तेलंगाना राज्य शुल्क नियंत्रण समिति से इंजीनियरिंग कॉलेजों की फीस बढ़ाने के लिए सरकार को गलत रिपोर्ट भेजी, जबकि सभी इंजीनियरिंग कॉलेजों की उचित तरीके से जांच की जा रही है। राज्य के कॉलेजों ने उच्च शिक्षा परिषद को झूठे खर्च के दस्तावेज जमा किए। धर्मेंद्र और श्रीकांत ने राज्य सरकार पर आरोप लगाया कि उसने इस रिपोर्ट की अच्छी तरह से जांच किए बिना सभी गरीब, मध्यम वर्ग, गरीब और कमजोर छात्रों को इंजीनियरिंग शिक्षा से वंचित करने के लिए फीस बढ़ाने और जीवों को रिहा कर दिया। उन्होंने जोर देकर कहा कि सरकार द्वारा यह निर्णय गरीब छात्रों को उच्च इंजीनियरिंग शिक्षा से वंचित करने की साजिश के रूप में लिया गया है। ये आईवाईएफ की मांग है कि इस फैसले को बिना शर्त वापस लिए जाए, जेवीओ को तुरंत रद्द किए जाए और पुरानी ब्लैक पीरियड फीस को जारी रखा जाए। एक और जहां कई इंजीनियरिंग कॉलेज गुणवत्ता मानकों और पूर्ण पैमाने पर बुनियादी ढांचा प्रदान नहीं कर रहे हैं, लेकिन राज्य सरकार केवल पैसे के लिए काम कर रही है और इंजीनियरिंग कॉलेजों के पक्ष में फीस बढ़ाने का निर्णय अलोकतांत्रिक है। ये आईवाईएफ के छात्र नेताओं ने चेतावनी दी है कि अगर बढ़ी हुई फीस तुरंत कम नहीं किया गया तो प्रगति भवन को घेरने पर भी छात्रों को न्याय मिलेगा। उपल रिंग रोड पर हादसा हुआ। दूध का टैंकर अज्ञात व्यक्ति से टकरा गया, जिससे व्यक्ति की मौके पर ही मौत हो गई। उपल रिंग रोड पर महाकाली मंदिर के पास एक दूध वैन की चपेट में आने से करीब 45 साल के एक अज्ञात व्यक्ति की मौत हो गई। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर जांच शुरू कर दी है। मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। माधापुर फायरिंग कांड में एक नया एंगल सामने आया है। पुलिस ने पाया कि रियल्टर संजीव रेड्डी ने सुब्बैया को बंदूक से धमकाया क्योंकि वह गुस्से में था कि उसे जमीन का ठेका नहीं मिला था। पुलिस ने संजीव रेड्डी को गिरफ्तार कर रिमांड पर भेज दिया है। माधापुर फायरिंग कांड में एक नया एंगल सामने आया है। पुलिस ने पाया कि रियल्टर संजीव रेड्डी ने सुब्बैया को बंदूक से धमकाया क्योंकि वह गुस्से में था कि उसे जमीन का ठेका नहीं मिला था। पुलिस ने संजीव रेड्डी को गिरफ्तार कर रिमांड पर भेज दिया है। हैदराबाद कमिश्नर साउथ जोन टास्क फोर्स की टीम ने शाहनादगंज पुलिस के साथ शहर के आसपास के इलाकों में हवाला कारोबार कर रहे 4 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। आरोपियों के पास से 1,73,400 रुपये व 4 मोबाइल फोन जब्त किए गए। बाद में आरोपी कमलेश, अशोक कुमार, राहुल अग्रवाल और रतन सिंह को रिमांड पर लिया गया।
विधानसभा के पास सार्वजनिक उद्यानों में दबी देसी बंदूकों के मिलने से हड़कंप मच गया है। एक सार्वजनिक उद्यान में एक बागवानी कर्मचारी अपने दैनिक कर्तव्यों के हिस्से के रूप में सुबह पौधों के बीच निराई कर रहा है। इस पृष्ठभूमि में 2 जंग लगी बंदूकें मिली। कृष्णा नाम के एक मजदूर ने उन्हें पत्थरों की तरह मारा और उन्हें बाहर निकालने के लिए खोदा। उन्हें 3 हथियार मिलने पर तत्काल पुलिस को सूचना दी गई। मौके पर पहुंची सैफाबाद पुलिस ने 2 देशी पिस्तौल और 1 पिस्तौल बरामद की है। इसे जब्त कर फॉरेंसिक जांच के लिए भेज दिया गया है। बम निरोधक दस्ते और पुलिस अधिकारियों को बुलाकर पूरे इलाके की जांच की गई। हथियारों का मालिक कौन है, यह कहां से लाया गया, इसका पता लगाने के लिए सीसीटीवी फुटेज की जांच की जा रही है। एनटीआर और रामचरण स्टार RRR देशों से आगे निकल गई है। इस पृष्ठभूमि में RRR फिल्म जापान में रिलीज हुई। गए राम और एनटीआर ने वहां फैंस के साथ शोर मचा दिया। बड़ी संख्या में प्रशंसक उस होटल में पहुंचे जहां एनटीआर ठहरे हुए थे। उन्होंने अपने सेलफोन पर एनटीआर की सीडी पर ऑटोग्राफ लेकर खुशी जाहिर की। तारक और चरण ने जापान में RRR के रिलीज के बारे में अपनी खुशी व्यक्त की, क्योंकि रामचरण का भी यही अनुभव था। इसी तरह उन्होंने जापानी में स्पीच दी और फैंस को इंस्पायर किया। हालांकि जापान में भी हमारे हीरो का अच्छा क्रेज